डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अभी तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। नंबर वन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर था। देन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम अपने तीसरे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, जो कि है एल्कोहल्स। अच्छा, ऐसे बच्चे जो डायरेक्ट एल्कोहल के लेक्चर्स देख रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो डायरेक्ट एल्कोहल के लेक्चर्स ना देखें। वो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लेक्चर देखें, फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के लेक्चर्स देखें, फिर वो एल्कोहल के लेक्चर देखें। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है। तो जब तक आपने स्टार्ट के टॉपिक्स नहीं पढ़े तो आप एक्सेलेंस नहीं हासिल कर सकते आने वाले डेरिवेटिव्स के टॉपिक्स में। ठीक है, चलें। तो एल्कोहल एल्कोहल में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से अपना काम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। अच्छा, अब आपने याद ये रखना होता है कि हर वो चीज जिसकी क्वांटिटी कम है, ठीक है, वो सेंटर में लगाया जाता है। यानी वाटर में से अगर हम सेंट्रल एटम को चेक करें, तो वाटर में कौन सेंट्रल एटम होगा? वाटर में जो सेंट्रल एटम होगा वो है ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में। देखिए ना, वाटर में ऑक्सीजन कितने हैं? एक है। अच्छा, अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूं, तो कॉर्नर पर कौन होगा? कॉर्नर पर हाइड्रोजन होगा। राइट, सही है भाई। अच्छा, अब सेंट्रल एटम में अगर हम ग्रुप की बात करें, तो ऑक्सीजन का जो ग्रुप होता है वो होता है सिक्स ए ग्रुप। सिक्स ए ग्रुप का मतलब है, सिक्स ए ग्रुप का मतलब ये है कि उसके लास्ट शेल के अंदर, सिक्स ए ग्रुप का मतलब क्या है? उसके लास्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो वाटर में सेंट्रल एटम के तौर पे ऑक्सीजन होगा। और ऑक्सीजन क्योंकि छठे ग्रुप का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जरा हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जरा, ये आ गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई? 6। एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा तो मैं एक काम करता हूँ, इसको आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्ट्रक्चर को। ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 4, 5, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन एटम हो गया। अब ऑक्सीजन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? हम एक इस तरफ अटैच कर देते हैं और दूसरा हम इस तरफ अटैच कर देते हैं। तो ये सिंपली वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। राइट, ये सिंपली वाटर का हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट दूं। ये हमने वाटर का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, या हम मेंशन कर देते हैं नीचे वाटर। अब अगर इस वाटर में मैं चेंजेस करूं, जैसे कि मैं पूरे स्ट्रक्चर को इसी तरह रहने दूं, बट पूरे स्ट्रक्चर को इसी तरह रख रहा हूं, बट जहां पर एक तरफ हाइड्रोजन था और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन था, वाटर की बात कर रहे हैं। अब हम अगर हाइड्रोजन को हटा के अगर हम यहां पर आर लगा दें, आर क्या होता है? आर हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप को। आर हम किसको कहते हैं? अल्काइल ग्रुप को। मैं यहां पे आपके लिए मेंशन करता हूं, आर हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप को। और इस अल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन की चेन होता है। वो एक कार्बन की चेन भी हो सकती है, वो 2 कार्बन की चेन भी हो सकती है, वो 3 कार्बन की चेन भी हो सकती है,
वो 4 कार्बन की चेन भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप वाटर के स्ट्रक्चर के अंदर एक हाइड्रोजन हटा के आर लगा दें, अल्काइल ग्रुप लगा दें, ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स की एग्जांपल्स क्या है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यानी दीज आर चेन्स ऑफ कार्बन। तो फिर यही वाटर का स्ट्रक्चर अब वाटर नहीं कहलाता, बल्कि ये वाटर का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, इस वाटर के स्ट्रक्चर को अब आप नाम दे देंगे एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल का। हम जल्दी से नीचे मेंशन भी कर देते हैं, एल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, हमें इतनी बात समझ आ गई कि जब हम वाटर का एक हाइड्रोजन रिमूव करके आर ग्रुप लगाएंगे, यानी कार्बन की चेन लगाएंगे, तो वो ग्रुप वाटर की जगह क्या कहा जाएगा? एल्कोहल। अच्छा, अब देखें ये अल्काइल ग्रुप कितने हो सकते हैं। ये अल्काइल ग्रुप कई सारी तरह के हो सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो अल्काइल ग्रुप है ये एक कार्बन का भी हो सकता है, ये दो कार्बन का भी हो सकता है, ये तीन कार्बन का भी हो सकता है, एंड सो ऑन। अब अगर ये एक कार्बन का होता है तो हम इसे कहते हैं मिथाइल। ठीक है, अगर ये दो कार्बन का होता है तो हम इसे कहते हैं इथाइल। अगर ये तीन कार्बन का होता है तो हम इसे कहते हैं प्रोपाइल। अब जरा इसी स्ट्रक्चर पे जो ऊपर हमने बनाया उसको जरा एक दफा दोबारा देखिए। आर सिंपली ओ एच। ठीक है, मैंने इसको जोड़ के लिख दिया जरा। अब आर की जगह अगर मैं एक कार्बन पुट करता हूं तो सी ओ एच। ठीक है, तो इस एल्कोहल का नाम क्या होगा? इस एल्कोहल का नाम होगा मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, अभी आपने नोमेनक्लेचर का चैप्टर पढ़ना है, पढ़ाया नहीं है आपको नोमेनक्लेचर का चैप्टर, बट क्योंकि आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं तो आपको नोमेनक्लेचर ऑलरेडी आता होगा। अच्छा, अब हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4, 4, यानी कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो अगर आप इस कार्बन को देखें तो एक कार्बन इस वक्त एक ही बॉन्ड बना रहा है बस, तो इसे मजीद कितने बॉन्ड्स और बनाने चाहिए? इसे अभी 3 बॉन्ड्स और बनाने चाहिए। तो CH3OH जो फॉर्मूला होगा वो किसका होगा? मिथाइल एल्कोहल का। इसी तरह से अगर मैं एक कार्बन की जगह दो कार्बन पुट करूं, एल्कोहल का क्या फॉर्मूला है? ROH। और इसमें अगर मैं R की जगह पे दो कार्बन पुट करता हूं तो देखें C और फिर OH। बताइए जरा, अगर हम पहले वाले कार्बन को देखें तो पहले वाला कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? पहले वाला कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, तो उसके साथ कितने मजीद हाइड्रोजन आएंगे? 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने करने हैं हमें? 4। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, वो हमें पूरे करने हैं। इसी तरह से अगर हम बीच वाले कार्बन की बात करें तो बीच वाला कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है पीछे की तरफ और एक बॉन्ड बना रहा है आगे की तरफ, यानी ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है? ये दो बॉन्ड्स बना रहा है। तो बनाने कितने चाहिए थे? 4, तो अभी दो बना रहा है, यानी दो और बॉन्ड्स बनाएगा। क्योंकि इसमें दो कार्बन आ रहे हैं इस वजह से हम इसे प्यार से क्या कहते हैं? हम इसे प्यार से कहते हैं इथाइल एल्कोहल। ठीक है, दो कार्बन की वजह से थाइल और OH की वजह से हमने इसे किसका नाम दे दिया? एल्कोहल का नाम दे दिया। खैर अच्छा, इन कंपाउंड्स के एक एक नाम और भी हैं। इसे हम प्यार से मिथानोल भी कहते हैं। सही है, और इसको हम प्यार से क्या कहेंगे? इथानोल। एक को मिथानोल और दूसरे को इथानोल। अच्छा, हाँ, चलें अब हम अपने स्ट्रक्चर पे वापस चलते हैं। अब वही वाटर का स्ट्रक्चर हम दोबारा ऑल्टर करते हैं। जैसे ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, कैसे? इधर भी H और इधर भी H, आप इसे वाटर कहते थे। हमने क्या करा? हमने एक हाइड्रोजन की जगह R लगा दिया, यानी चेन ऑफ कार्बन लगा दी। तो फिर हमने इसे किसका नाम दे दिया? एल्कोहल का नाम दे दिया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम हाइड्रोजन हटा के इसमें लगा रहे हैं C6H5। C6H5,
C6H5 भी चेन ऑफ कार्बन है, लेकिन ये स्पेशल चेन है, ये एक रिंग है। C6H5 है तो चेन ही, बट ये एक स्पेशल चेन है और ये रिंग फॉर्म में होती है, यानी साइक्लिक है, ये ओपन नहीं है, ये साइक्लिक है, ठीक है। और हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं फिनाइल, ठीक है। मुझे फिनाइल को बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप मेंशन कर देते हैं C6H5, ठीक है। मैं आपको बहुत ही चीजें तमीज से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या तो आप इसे लिख देते हैं डायरेक्ट C6H5, या फिर इसका एक और तरीका भी है, आप इस तरह से, क्योंकि आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं तो आपको बेंजीन पता ही होगा क्या होता है, तो आप बेंजीन बना के उसमें किसी भी एक जगह पे ना ऐसे लाइन शो कर देते हैं, तो इसका मतलब भी फिनाइल ही होता है। तो फिनाइल को लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप C6H5 लिखें, और या फिर आप बेंजीन रिंग बनाकर एक एक हाइफन शो कर दें, ठीक है। अच्छा चले, अब अगर आपने ये C6H5 लगाया, तो अब जो आपका स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा? वाटर नहीं। ये क्या कहलाएगा? एल्कोहल नहीं। ये क्या कहलाएगा? ये आपका स्ट्रक्चर कहलाएगा फिनोल। तो आप देख रहे हैं एक एक ग्रुप को बदलने से नाम और पूरी टाइप बदल रही है कंपाउंड्स की, इसे हम कहेंगे फिनोल। सिमिलरली अगर हम यही वाटर दोबारा ड्रॉ करें, अगर सिमिलरली यही वाटर हम दोबारा ड्रॉ करें, इधर भी एच, इधर भी एच, और अब हम क्या करें? ये जो हाइड्रोजन्स लगे हुए, इन हाइड्रोजन्स की जगह हम क्या लगा दें? इन हाइड्रोजन्स की जगह हम या तो दोनों तरफ आर लगा दें, यानी चेन ऑफ कार्बन, या फिर दोनों तरफ क्या लगा दें? C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप्स लगा दें, या फिर एक तरफ चेन ऑफ कार्बन और दूसरी तरफ फिनाइल ग्रुप लगा दें, C6H5 लगा दें, ठीक है। तीनों तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वाटर के दोनों हाइड्रोजन हटा के कार्बन की चेन लगा दें, या तो वाटर के दोनों हाइड्रोजन हटा के C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप लगा दें, या फिर वाटर के दोनों हाइड्रोजन हटा के एक जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा दें यानी चेन ऑफ कार्बन, और दूसरी जगह पे हम क्या स्पेशल रिंग यानी C6H5 लगा दें। तो इनमें से अगर कोई भी केस है, कोई भी केस, तो आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे पढ़ते हैं ईथर। आप उसे क्या पढ़ते हैं? आप उसे पढ़ते हैं ईथर। अच्छा, तो अब आपके पास एक नाम नया और आ गया। अच्छा, अब सुनिए, ये सब समझने से हमें क्या बात पता लगी? ये सब समझने से हमें क्या बात पता लगी? अब देखें, इन सबको समझ के हम इतनी बात पता लगी कि वाटर में चेंजेस करके एल्कोहल बनता है, वाटर में चेंजेस करके फिनोल बनता है, वाटर में चेंजेस करके ईथर बनता है। ओहो, इसका मतलब ये हुआ, स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, एल्कोहल, फिनोल्स एंड ethers are the derivatives of water. डेरिवेटिव्स का मतलब उससे मिलके बनने वाली चीज। तो क्योंकि ये तीनों ही चीजें वाटर से मिलके बन रही हैं, वाटर में चेंजेस करके बन रही हैं, तो इसलिए तीनों की तीनों वाटर की डेरिवेटिव्स हैं। और क्योंकि ये तीनों की तीनों वाटर के डेरिवेटिव्स हैं, इसलिए इंटर के अंदर, आपकी बुक के अंदर, सेकेंड ईयर की बुक के अंदर जो चैप्टर का नाम है वो है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो आपके सिलेबस में इन तीनों ग्रुप्स को एक साथ इसीलिए रखा गया है, और इन तीनों को मिला के एक चैप्टर का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये तीनों की तीनों वाटर के डेरिवेटिव्स हैं, इस वजह से हमने इनको एक चैप्टर में इंक्लूड किया है। तो यहां तक तो आपको बात समझ आ गई। अब हम अपना एल्कोहल का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, देखें हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है। हमारी स्ट्रैटेजी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम लाइन से करते हुए चले जाएंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बेंजीन, बेंजीन के बाद फिनोल, फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, पूरी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊंगा। बाकी केमिस्ट्री के कोर्स में हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं जो कि कोर्स को शेयर करेंगे, फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी। लेकिन ऑर्गेनिक का पूरा चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक का चैप्टर पोर्शन बहुत टिपिकल है, और ऑर्गेनिक में चीजें मिक्स होती हैं बहुत ज्यादा ना, और ऑर्गेनिक में लिंक बहुत है, डिटेल्स बहुत हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी है वो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब हम एल्कोहल को जल्दी से डिफाइन कर देते हैं। देखें एल्कोहल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। पहली बात, अगर हम कार्बन की चेन के साथ OH ग्रुप लगा दें तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कोहल्स कहते हैं। क्या, अगर हम कार्बन की चेन के साथ OH ग्रुप लगा दें तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। यानी कि चेन ऑफ कार्बन प्लस OH, तो आप इसे किसका नाम दे देते हैं, एल्कोहल। अब आपने एक और बात याद रखनी है, ये जो चेन ऑफ कार्बन है ये एलिफेटिक है। ये जो चेन ऑफ कार्बन की हम बात कर रहे हैं ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक होने का मतलब क्या है भाई, ये ओपन चेन है, ओपन चेन। इस एलिफेटिक होने का मतलब ये है कि ये ओपन चेन है। तो जब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ आपको OH मिलेगा तो हम उसे एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अगर वो क्लोज लाइक बेंजीन रिंग के साथ OH है तो फिर हम उसे फिनोल कहते हैं। यानी C6H5 के साथ अगर OH है तो हम उसे फिनोल बोलते हैं। एल्कोहल का वर्ड आप जब भी इस्तेमाल करेंगे जब चीज एलिफेटिक होगी, यानी ओपन कार्बन होगा। ओपन कार्बन पे अगर OH है तो आप उसे एल्कोहल कहेंगे। सो डेफिनेशन कैसे कोट करेंगे आप, हम इसको सिंपली डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन को देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एलिफेटिक कार्बन इज अटैच्ड with your two हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और हाइड्रोक्साइल ग्रुप का मतलब OH। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक एलिफेटिक कार्बन के साथ OH से मिले हुए हैं तो हम उसे एल्कोहल्स कहेंगे। अच्छा, अब देखें यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल कोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 कार्बन है, ठीक है, और 3 कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, देखें 1, 2, 3, और इन 3 कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। चलें आए इसे बैलेंस कर दें। ये वाला कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 हाइड्रोजन, ताकि 4 बॉन्ड हो सके। बीच वाला कार्बन एक बॉन्ड पीछे एक बॉन्ड आगे, 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन, ताकि ये भी बैलेंस हो जाए। तीसरा वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एक पीछे और एक आगे, तो यार इसको भी बैलेंस करने के लिए हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्योंकि कार्बन आपको ओपन नजर आ रहे हैं, यानी क्लोज रिंग नहीं है, ओपन है ना, तो ओपन की वजह से आप इसे एल्कोहल का नाम देंगे। और इसका क्या नाम होगा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो मुझे 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप, तो इसका नाम होगा प्रोपाइल एल्कोहल। इसका एक नाम तो प्रोपाइल एल्कोहल है और इसका दूसरा नाम क्या होगा, प्रोपानोल। ठीक है, या तो हम प्रोपाइल एल्कोहल, देखिए या तो हम नाम ऐसे पढ़ते हैं, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोलाइल, इस तरह से। या फिर हम सिंपल कहते हैं मिथानोल, इथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, हेक्सानोल, हेप्टानोल, ऑक्टानोल, इस तरह से। इसी तरह से अगर हम एक और स्ट्रक्चर देखें, तो ये बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग के साथ यहाँ पर OH लगा हुआ है।
तो अब बताएं क्या ये अल्कोहल है? नहीं, ये अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल नहीं है, बल्कि इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं फिनोल। ठीक है, क्योंकि ये बेंजीन की रिंग का मतलब है C6H5, C6H5। तो ये अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल नहीं है। खैर, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये रिंग कब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इसी तरह के स्ट्रक्चर को आप लें और इसी तरह के स्ट्रक्चर में आप पहले एक कार्बन ऐड कर दें और फिर आप OH लगा दें। अब आप देख रहे हैं, इसको बैलेंस करिए। ये वाला जो कार्बन है इस वक्त कितने बॉन्ड्स बना रहा है? ये कार्बन इस वक्त एक ही बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड पीछे और एक बॉन्ड आगे, तो इसके साथ दो हाइड्रोजन लगेंगे। अब क्योंकि आपका OH रिंग से अटैच नहीं है, अगर वो रिंग से अटैच होता है तो हम उसे फिनोल कहते हैं। आपका OH तो सिंपल ओपन कार्बन से अटैच है। अगर आप इस CH2 की बात करें तो ये CH2 एक एलिफेटिक कार्बन है ना भाई। क्या ये एलिफेटिक कार्बन नहीं है? बिल्कुल ये एलिफेटिक कार्बन है, ये एलिफेटिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये ओपन है ना, ये रिंग के अंदर थोड़ी है, तो रिंग के बाहर है। तो क्योंकि ये रिंग के अंदर, रिंग के बाहर है, तो ये ओपन है, ओपन है तो ये एलिफेटिक है, ओपन को हम एलिफेटिक कहते हैं। तो क्योंकि अब आपका OH जो है वो ओपन कार्बन के साथ है, इस वजह से ये अल्कोहल है, ये फिनोल नहीं है, ये अल्कोहल है। इसे हम अल्कोहल पढ़ेंगे और इस कंपाउंड का जो नाम है वो, इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल अल्कोहल। एक बात। दूसरी बात सुनिए, इस अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखिएगा। सी, इसी के साथ कितने CH3 हैं? तीन, यानी एक, दो, तीन। फिर CH2, सी, ये एक H हो गया, ये दूसरा H हो गया। फिर CH2, ये एक H हो गया, ये दूसरा H हो गया। फिर OH। अब हमारा जो मेन कार्बन है, हमारा मेन कार्बन कौन सा है भाई? हमारा मेन कार्बन ये कार्बन है। क्यों? इसी के साथ ही तो OH है। अगर आप इस एलिफेटिक कार्बन को चेक करें, ये एलिफेटिक क्यों है भाई? ये एलिफेटिक इस वजह से है क्योंकि ये ओपन है। एक बात अब सुनिए, अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन एक बॉन्ड अलग चीज से बना रहा है, दूसरा बॉन्ड अलग चीज से बना रहा है, तीसरा बॉन्ड अलग चीज से बना रहा है, चौथा बॉन्ड अलग से बना रहा है। यानी ये चारों तरफ अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये मत कहिएगा कि दो तरफ तो हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है ना, नहीं, मैं ये नहीं बताना चाह रहा आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूँ चारों अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता तो फिर मैं नहीं कहता कि ये चारों जगह पे अलग अलग है। इसकी तो चारों वैलेंसीज में से अब तो दो वैलेंसीज एक ही से पूरी हो रही हैं, तो ये एक अलग केस है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, इसकी सारी वैलेंसीज अलग अलग एटम से पूरी हो रही हैं। इसकी एक वैलेंसी एक हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, इसकी दूसरी वैलेंसी दूसरे हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, वो अलग एटम था, ये एक अलग एटम है। इसकी तीसरी वैलेंसी हाइड्रोक्साइल ग्रुप से मैनेज हो रही है, इसकी चौथी वैलेंसी कार्बन की उससे मैनेज हो रही है। तो क्योंकि इसकी सारी वैलेंसीज अलग अलग कार्बन से पूरी हो रही हैं, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन। क्या कहते हैं हम उसे? सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन। अगर आप यहां देखें तो भी ऐसे ही है। इस कार्बन की एक वैलेंसी पीछे रिंग से मैच हो रही है, अगली वैलेंसी ऑक्सीजन से मैच हो रही है, और एक वैलेंसी एक हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी दूसरे हाइड्रोजन से। तो चार अलग अलग ग्रुप्स हो गए। तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है भाई, ये भी सैचुरेटेड कार्बन ही हुआ। सैचुरेटेड का मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से पूरी हो रही है। ठीक है। अच्छा देखें, अगर ऐसा होता, मैं आपसे कहता, मैं आपको जरा अनसैचुरेटेड के मतलब समझा दूं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर ये एक स्ट्रक्चर ऐसा है, अब जरा चेक करें, ये जो कार्बन है इसकी दो वैलेंसीज कार्बन से ही पूरी हो रही है, एक ही कार्बन से, इसकी दो वैलेंसीज एक ही कार्बन से पूरी हो रही है, ये सैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड कहलाएगा। ठीक है, तो अगर किसी कार्बन की सारी वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से पूरी हो रही हैं तो फिर आप उसे कहेंगे सैचुरेटेड, अगर नहीं हो रही तो आप उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे। क्लियर? क्योंकि एलिफेटिक कार्बन यहाँ पर सैचुरेटेड कार्बन का काम कर रहा है, इस वजह से इसकी हम अब एक नई डेफिनेशन लिख रहे हैं। इसकी नई डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? OH, इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू, बॉन्डेड लिख दें या अटैच लिख दें, टू सैचुरेटेड कार्बन। तो अब तक हमने दो डेफिनेशंस पढ़ ली। अच्छा, अब आप अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ROH, यानी कार्बन की चेन के साथ OH ग्रुप मौजूद होता है। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर में भी कवर कर चुके थे। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सिंपल क्या होता है? CnH2n+1, 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 CnH2n+1 OH। प्यारे बच्चों, अब हम अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर रहे हैं और अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक एक कर हम डिस्कस करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। सबसे पहली बात, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है वो चीज सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो हमें इतनी बात याद होनी चाहिए कि एक कार्बन से लेके चार कार्बन तक, यानी C1 से लेके C4 तक, इसका मतलब क्या हुआ? मिथानोल से लेके, एक कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? मिथानोल। दूसरे कार्बन वाले को क्या कहेंगे? इथानोल। तीसरे कार्बन वाले को क्या कहेंगे? प्रोपेनॉल। चौथे कार्बन वाले को क्या कहेंगे? ब्यूटानॉल। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड्स। चलें, सिमिलरली अगर आप C5 से ऊपर चले जाएं, C5 या C5 से ऊपर चले जाएं, तो अब जितने भी एल्कोहल्स होंगे वो सारे के सारे वैक्सी सॉलिड्स होंगे। सेकेंड पॉइंट सॉलिबिलिटी से रिलेटेड है। अगर हम इनकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉलिबल है, ठीक है, लेकिन C1 से लेके C4 तक, यानी मिथानोल, इथानोल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल आर सॉल्युबल इन वाटर। बाकी जो एल्कोहल्स हैं यानी C5 से ऑनवर्ड्स वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। अगर वो पेपर में आपसे रीजन पूछेगा कि वाई एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, क्या बोलेगा? वाई एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका सिंपल सा आपने उसको आंसर देना है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एल्कोहल्स होते हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। असल में एल्कोहल जो होता है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसकी वजह से वो पानी से बड़े आराम से मिल जाता है। तो C1 से लेके C4 तक सॉल्युबल है, इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनसॉल्युबल होना स्टार्ट हो जाते हैं।
अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक पूरा टॉपिक आएगा आपके पास। कहां पर? फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लिक्विड के चैप्टर में। तो उसमें हम डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। मैं ही वो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, तो हम उसको डिटेल में वहां पे डिस्कस कर रहे होंगे। बहरहाल, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, और तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं रिगार्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। चलें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत ही वीक होती है, यानी ये एसिड है लेकिन बहुत वीक एसिड है, बहुत वीक, बहुत वीक एसिड है, बहुत वीक एसिड है। यहां तक कि अगर हम इसकी बात करते हैं पानी से कंपैरिजन की, तो पानी से भी हल्का एसिड है ये। अच्छा देखें, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सबसे पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल एसिड, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पर आने वाली जिंदगी में पूरा चैप्टर आएगा अभी आपके पास। कार्बोक्सिलिक एसिड से हल्का फिनोल है, फिनोल से हल्के जो एसिड्स हैं वो वाटर है, और देन फिर पानी से भी जो हल्के हैं उसे आप एल्कोहल कह रहे हैं। तो एक जो पर्टिकुलर ट्रेंड है कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, वो ट्रेंड सिंपली ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल्स, phenols are more acidic as compared to water, and water is more acidic as compared to alcohol। अच्छा, अब हमें कैसे पता लगता है कोई भी चीज कितनी एसिडिक है या नहीं? इसको चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, यानी टू चेक द एसिडिक स्ट्रेंथ वी यूज पीएच और पीकेए। या तो हम पीएच का सहारा लेते हैं या फिर हम किसका सहारा लेते हैं, पीकेए का। अब देखें, पीएच एक अलग कॉन्सेप्ट है, पीके एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब इनकी डिटेलिंग जो है वो आपके पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक चैप्टर में है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। बहरहाल मैं सरसरी तौर पे आपको चीजें बताता हूँ। देखें, पीएच के बारे में आप क्या याद रखेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच के। इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर पीएच ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इनवर्सली का मतलब अपोजिट रिलेशन है, अगर पीएच ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम, अगर पीएच कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। इसी तरह से अगर हम पीके के साथ रिलेशन देखें तो मुझे पीके के साथ भी रिलेशन सेम है। पीके के साथ भी क्या रिलेशन है? ये एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो अगर पीके ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, अगर पीके कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब अगर हम एक जर्नल कंपैरिजन करें, अगर हम एक जर्नल कंपैरिजन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप डिस्कस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड को प्यार से हम विनेगर या फिर इथानोइक एसिड भी कहते हैं। विनेगर तो आपने सुना होगा ना, सिरका। तो जब हमने एसिटिक एसिड की पीके को चेक किया तो एसिटिक एसिड की जो पीके आई वो 5 आई। ठीक है, जब हमने फिनोल्स की पीके को चेक किया तो जो फिनोल्स की पीके आई वो कितनी थी, वो 10 थी। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जिसकी पीके ज्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो फिनोल की पीके ज्यादा है, एसिडिक एसिड की पीके कम है, तो हम समझ गए कि एसिडिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल।
ठीक है, जिसकी पीके ज्यादा होगी उसकी एसिडिक पावर कम होगी। तो दोनों में से किसकी ज्यादा है? फिनोल की ज्यादा है। इसका मतलब फिनोल कम एसिडिक है, जबकि एसिडिक एसिड या विनेगर ज्यादा एसिडिक है। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर की जो पीके होती है, वाटर की पीके होती है 15.7। ओहो, वाटर की पीके तो और ज्यादा है। इसका मतलब वाटर बहुत ही हल्का एसिडिक है। इसी तरह से एल्कोहल में अगर हम एग्जाम्पल लें तो एल्कोहल में एक एग्जाम्पल है इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का अगर आप पीके चेक करते हैं तो वो 16 आता है, और कुछ जगहों पर इसे 15.9 भी लिखा गया है। ठीक है, राउंड ऑफ करके हम 16 कहते हैं, वैसे ही 15.9 है। तो जब आप अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल की पीके और ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उससे कम फिनोल है, फिनोल से कम वाटर है, और वाटर से भी कम कौन है? इथाइल अल्कोहल। अच्छा, अब एक बात आपने और याद रखनी है, एक बात मैं यहां पे आपके लिए और कोट कर रहा हूं कि all the alcohols are less acidic in nature as compared to water। क्या स्टेटमेंट कोट करी? जितने भी एल्कोहल्स हैं वो पानी से कम एसिडिक है, पानी से कम एसिड, एक्सेप्ट, बट एक बात आपने याद रखनी है, एक्सेप्ट मिथानोल, या जिसे हम और क्या कहते हैं? मिथाइल एल्कोहल, यानी एक कार्बन वाला जो एल्कोहल है उसको छोड़ के। तो सिनेरियो इज कि अगर आप मिथाइल अल्कोहल का पीके चेक करें तो मिथाइल अल्कोहल की जो पीके की वैल्यू हमने देखी है वो है 15.5। ऑल दो के वाटर की वैल्यू आपको पता है, ऊपर हमने डिस्कस की थी, कितनी होती है? 15.7। जबकि इथाइल अल्कोहल की जो पीके वैल्यू होती है वो होती है 15.9, या फिर आप 16 भी कह देते हैं उसको। एंड सिमिलरली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, प्रोपाइल अल्कोहल, तो प्रोपाइल अल्कोहल की 16.3 होती है, ब्यूटाइल अल्कोहल की 17 होती है। तो जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे पीके वाटर से ज्यादा होती रहेगी, लेकिन सिर्फ मिथाइल अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल है जिसकी पीके वैल्यू वाटर से कम है। तो ट्रेंड इज लाइक दिस कि मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर। हाँ, इसके अलावा जितने भी अल्कोहल्स हैं वो पानी से कम एसिडिक हैं। तो मिथाइल अल्कोहल पानी से ज्यादा एसिडिक है, फिर वाटर है, फिर बाकी के अल्कोहल्स हैं। यानी ट्रेंड को अगर हम एक दफा दोबारा रिवाइज करें तो सबसे पहले एसिटिक एसिड, उससे कम फिनोल, ठीक है, उससे कम मिथाइल अल्कोहल है, फिर मिथाइल अल्कोहल से कम वाटर है, और वाटर से भी कम कौन है? इथाइल अल्कोहल। खैर, ये तो एक जनरल ट्रेंड हो गया, ये तो बात हो गई ऑर्गेनिक की। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक का कंपैरिजन करें तो भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कंपैरिजन करेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सिंपली वी कैन से इनऑर्गेनिक एसिड्स inorganic acids are more and more stronger than organic। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक की तो कंपैरिजन ही, इनऑर्गेनिक बहुत खतरनाक एसिड्स हैं भाई। इनऑर्गेनिक एसिड्स कोई आम एसिड्स नहीं है, बहुत खतरनाक एसिड्स हैं। अच्छा, अब जो बात आपने याद रखनी है वो क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड्स। एक बात,
अच्छा, इनकी एग्जाम्पल क्या होती है? इनकी एग्जाम्पल HCl, सुना होगा आपने कभी, H2SO4, HNO3, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं क्योंकि इन सब में कार्बन थोड़ी प्रेजेंट है। HCl को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 को हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। तो ये जो एसिड्स हैं ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स यानी मिनरल एसिड्स आर मोर एंड मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग देन। फिर ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिटिक है, उससे कम फिनोल है, उससे कम मिथाइल एल्कोहल है, उससे कम वाटर है, और उससे भी कम इथाइल एल्कोहल है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब एक और बात कि भाई प्रूफ कि अल्कोहल एसिडिक है। वो आपसे कह रहा है प्रूव नहीं कि अल्कोहल एसिडिक है। ठीक है, तो एसिडिक की डेफिनेशन क्या होती है? जो H पॉजिटिव डोनेट कर दे हम उसे एसिडिक कहते हैं। जो H पॉजिटिव डोनेट कर दे हम उसे क्या कहते हैं? एसिड। तो अगर हम कोई एल्कोहल ले, लाइक इथाइल एल्कोहल की बात करते हैं, इथाइल एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी देखें, इथाइल का मतलब होता है दो, ईथ का मतलब क्या होता है मुन्ने? दो। ईथ का मतलब दो कार्बन, और दो कार्बन के साथ क्या मेंशन है? OH। ठीक है, देखें, इसको बैलेंस करें। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ तीन हाइड्रोजन आएंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। ये वाला कार्बन दो बॉन्ड्स बना रहा है, इसके साथ दो हाइड्रोजन आएंगे ताकि ये भी बैलेंस हो जाए। सो ये जो फॉर्मूला है मुन्ने, ये इथाइल एल्कोहल का है। ऐसा ही है, जिसे हम प्यार से इथानॉल भी कहते हैं। देखिए ऑर्गेनिक ना चीजें, लेक्चर्स लंबे होंगे, लेकिन अगर मैं लेक्चर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो वो लेक्चर देखने का आपको फायदा नहीं है। फिर हम बहुत सारी चीजें ऑन एन एवरेज पढ़ाते हैं कि यही सोच के पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट की बेस हो सकता है अच्छी ना हो, तो इसलिए हम जगह 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 रुक के और फिर हम चीज़ों को लेके चलते हैं। क्योंकि देखें, अच्छे बच्चों को पढ़ाना तो कोई मसला ही नहीं है, अच्छे बच्चों को तो हर कोई पढ़ा लेता है। एवरेज बच्चों को पढ़ाना कमाल होता है, और उससे भी ज्यादा कमाल है कि बिल्कुल ही गए गुजरे बच्चों को आप अच्छा पढ़ा दें। तो इसलिए चीजें तो थोड़ी सी एक्सपेंड हो रही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। बहरहाल, अगर हम इसे जोड़ के लिख दें तो दो कार्बन है, C2, तीन और दो पांच हाइड्रोजन है, और साथ में लगा हुआ है OH। तो इथाइल अल्कोहल को इस तरह भी लिखा जाता है, इथाइल अल्कोहल को इस तरह भी लिखा जाता है। दोनों में से जिस तरह से आपको फीजिबल है आप लिख लें। प्यारे बच्चों, जब हम C2H5 यानी इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो क्या होता है कि जो सोडियम मेटल है ये जाके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस करने के बाद खुद इसकी जगह पे आके अटैच हो जाता है, यानी C2H5O, H की जगह पे सोडियम आ जाता है तो ये बन जाता है C2H5ONa, और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। अच्छा, अब क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है, जाहिर है हम उसे क्या कहते हैं? एसिड। तो हाइड्रोजन के निकलने की वजह से ये एसिडिक बिहेवियर है। किसका एसिडिक बिहेवियर है? जिसमें से निकल रहा है। किस में से निकल रहा है? इथाइल अल्कोहल में से निकल रहा है। सो इस तरह से अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी जस्टिफाई की जाती है। अच्छा, अब हाइड्रोजन के साथ मसला ये है कि हाइड्रोजन से सिंगल नहीं रहा जाता। ठीक है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन को गैस की फॉर्म में बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन सिंगल नहीं मिलता हमें, हाइड्रोजन टू की फॉर्म में मिलता है। अब एक इथाइल अल्कोहल में से तो सिर्फ एक H निकलेगा, तो H2 बनाने के लिए जाहिर है हमें दो इथाइल अल्कोहल लेने पड़ेंगे। एक इथाइल अल्कोहल में से एक H, दूसरे इथाइल अल्कोहल में से दूसरा H। इस तरह से क्या बन जाएगा? H2। अच्छा, अब क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लगाया तो कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए, 2 2 4, तो हमें यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 लगाते ही ये भी दो, इसके साथ भी दो, इसके साथ भी दो, और सोडियम के साथ भी दो। यहाँ तो सोडियम एक है तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा।
अच्छा, अब आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए कंपाउंड का। इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? देखें, इसमें सोडियम है इसलिए हम इसे कहेंगे सोडियम। इसमें 2 कार्बन है इसलिए हम इसे ईथ का नाम देंगे। ऑक्सीजन की वजह से इसे कहेंगे ऑक्साइड। तो इस केमिकल का जो नाम है वो क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। तो यहाँ पर हमारा एसिडिक बिहेवियर जो है वो एंड हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा चलें जरा बॉइलिंग पॉइंट को देखिए। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। उनमें से सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल एज इट इज सेम टू अल्कीन है। जो हमने अल्कीन में पढ़ा था वही हम यहाँ पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to number of carbon. That means if carbon is more, then boiling point will also be high. अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज कर लेते हैं जरा जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे कहता है कि वॉफ यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब वो आपको ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में वो आपको कहता है पेंटाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर 2 में वो आपको कहता है ऑक्टाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर 3 में वो आपको कहता है प्रोपाइल अल्कोहल। और ऑप्शन डी में वो आपको कहता है ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब हमें पता है कि पेंट का मतलब क्या होता है? 5। तो इसके अंदर कितने कार्बन है? 5। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। तो इसमें कितने कार्बन है? 8। प्रॉप का मतलब क्या होता है? 3। तो इसका मतलब इसमें कितने कार्बन है? 3। ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4। इसका मतलब इसमें कितने कार्बन है? 4। तो सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है? सबसे ज्यादा कार्बन ऑक्ट यानी 8 में है। तो इसका मतलब इस एमसीक्यू का जवाब ऑक्टाइल अल्कोहल होना चाहिए। चलें सेकंड प्रॉपर्टी पे जाएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अच्छा, लेकिन पहले आपने ये देखना है कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। ठीक है, ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपकी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन है। इफ द नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, अगर दो कंपाउंड्स के नंबर ऑफ कार्बन सेम है, देन आप ब्रांचेस को देखेंगे, सेकंड प्रायोरिटी पर आएंगे आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे ये पूछता है कि वॉफ हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। अब वो आपको ऑप्शन दे रहा है। एक ऑप्शन आपको देता है डिकेन, सॉरी डिकाइल एल्कोहल। ठीक है, बल्कि इसे हम लिखते हैं डिकनोल। ठीक है, एक ऑप्शन है डिकनोल। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2 मिथाइल नोनानोल। नोनानोल, ठीक है। पोजीशन में मेल्कोल की नहीं बता रहे, हमें तो बस जर्नल ये देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट कम है या ज्यादा है। तीसरा ऑप्शन है 2,2 डाई मिथाइल ऑक्टानोल। ठीक है, और ऑप्शन डी है 2,2,3 ट्राई मिथाइल हेप्टानोल। चलें जल्दी से जस्टिफिकेशन देखते हैं। डिकनोल, डेक, डेक, डेक का मतलब क्या होता है? डेक का मतलब होता है 10। तो इसमें 10 कार्बन है। ठीक है,
नॉन, नॉन का मतलब क्या होता है भाई? नॉन का मतलब होता है 9। और मीथ, मीथ का मतलब होता है 1। तो 9 + 1 = 10। इसमें भी 10 कार्बन है। अच्छा यहाँ देखिए, ऑक्ट। तो भाई ऑक्ट का मतलब क्या होता है? ऑक्ट का मतलब होता है 8। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है डाई मिथाइल। मीथ का मतलब होता है 1 कार्बन। डाई मिथाइल का मतलब मिथाइल 2 दफा है, यानी 1 कार्बन 1 कार्बन, दो दो दफा है। तो 1 + 1 कितना हो गया? 10 कार्बन। इसको देखिए जरा, हैप्ट, हैप्ट, हैप्ट का मतलब 7 कार्बन। अब देखिए लिखा हुआ है ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल का मतलब 3 बार मिथाइल है। एक मिथाइल में 1 कार्बन, दूसरे मिथाइल में भी 1 कार्बन, तीसरे मिथाइल में भी 1 कार्बन। तो 1 + 1 + 1, तो 10 कार्बन। क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, देख रहे हैं आप, सॉरी चारों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इक्वल है। नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है। क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है, अब हम सेकंड प्रायोरिटी पे जाएंगे। सेकंड प्रायोरिटी क्या है? कि ब्रांचिंग होगी। तो ब्रांचिंग को देखें अगर आप ब्रांचिंग को देखें, तो ब्रांचिंग जिसमें ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। इनवर्स रिलेशन है ना। तो ब्रांचेस सबसे ज्यादा किसमें है? देखें, इसमें कोई ब्रांच नहीं है डेक्कन में। इसमें एक ब्रांच है। इसमें दो ब्रांचेस हैं? इसमें कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस हैं। तो क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांचेस 2,3 ट्राई मिथाइल हेप्टेनॉल में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्योंकि उसने पूछा कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसी का होगा जिसमें ब्रांचेस सबसे ज्यादा होंगी। तो अगर आपसे वो पूछ रहा है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो भाई इस एमसीक्यूज का जो जवाब है वो है डी। अगर वो पूछता है आपसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इस एमसीक्यूज का जो जवाब बनता है वो क्या बनता है? ए। ठीक है। हम्म। अच्छा, ये प्रायोरिटी की स्पेलिंग हो सकता है आपको नहीं समझ आ रही हो। प्रायोरिटी, ठीक है चलें। अच्छा, अब जो थर्ड रूल है वो अल्कीन से मैच होता हुआ नहीं है। ये बातें तो आपने ऑलरेडी अल्कीन्स में पढ़ ली थी। बट तीसरा जो रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो आपने क्या है, वो क्या है, वो याद रख लीजिए आप। नंबर थर्ड, एल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू, यानी अब हम कंपैरिजन देख रहे हैं, एज कंपेयर टू अल्केन, ईथर एंड अल्काइल हैलाइड। तो चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो, चाहे वो ईथर हो, चाहे वो अल्कीन हो, आपको पता है अल्कीन क्या होता है, आपको पता है ईथर क्या होता है। अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है? अल्काइल हैलाइड का मतलब है, देखें, जहां कार्बन की चेन के साथ OH होता है तो हम उसे अल्कोहल कहते हैं। लेकिन अगर कार्बन की चेन के साथ X हो, X का मतलब वो क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, वो आयोडीन भी हो सकता है, तो हम उसे अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है। इसका एक नाम अल्काइल हैलाइड है और इसका दूसरा नाम है हेलो अल्केन। तो अल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से भी ज्यादा होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से भी ज्यादा होता है, ईथर से भी ज्यादा होता है और अल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा होता है। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो कैसे आ सकता है, देखें। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन, ये जो कंपैरिजन है ना, ये कंपैरिजन ही जब की बात है जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि नंबर ऑफ कार्बन, पहली प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी, नंबर ऑफ कार्बन है। फर्स्ट प्रेफरेंस इज नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो आप ब्रांचेस को देखेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो आप अदर ग्रुप्स को देखेंगे कि वो अल्कीन है, ईथर है, अल्काइल हैलाइड है। वरना जिसमें कार्बन ज्यादा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। चलें, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? और आपको पहला ऑप्शन दे रहा है इथेन। ठीक है। आपको दूसरा ऑप्शन दे रहा है इथाइल एल्कोहल। आपको तीसरा ऑप्शन दे रहा है डाई मिथाइल
ईथर, आपको चौथा ऑप्शन दे रहा है इथाइल क्लोराइड। चलें भाई, सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन सेम है या नहीं। ईथ, यस, दो कार्बन है। ईथ, ठीक है, दो कार्बन है। मीथ, एक कार्बन है, बट देखिए मीथ के साथ डाई लगा हुआ है, यानी दो दफा मीथ है। तो यानी कार्बन 1+1 दो ही तो हो गए, क्योंकि मिथाइल दो दफा है ना, डाई मिथाइल का मतलब मिथाइल दो दफा है। तो 1+1 is 2, यहाँ भी दो कार्बन है। ईथ, यहाँ भी दो कार्बन है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्कीन से भी, ईथर से भी, अल्काइल हैलाइड से भी। अभी जो इथेन है, इथेन, ये इथेन क्या है? ये अल्केन है, नाम से ही समझ आ रहा है, आखिर में उसके एन लगा हुआ है, अल्केन है ये एल्कोहल है। इथाइल एल्कोहल, एल्कोहल है। डाई मिथाइल ईथर एक ईथर है। इथाइल क्लोराइड एक अल्काइल हैलाइड है। अब आप बताइए, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि ज्यादा है, इस वजह से इस एमसीक्यू का आंसर क्या होना चाहिए? इथाइल एल्कोहल। अब पेपर में आपसे एक बात पूछ सकता है कि क्यों एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? तो सिंपल सा आंसर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम चैप्टर 5 में डिटेल में कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एंड हो गई हैं। इसके अलावा अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देखना चाहें तो एक प्रॉपर्टी इसकी और बन सकती है कि ये जो है वो स्वीट इन टेस्ट होता है नॉर्मली ना, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। साथ साथ एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये टॉक्सिक्स होते हैं, यानी टॉक्सिक का मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये टॉक्सिक हैं। और बर्निंग सेंसेशंस देते हैं, ठीक है, बर्निंग सेंसेशंस देते हैं, सही है। अगर हम यूजेज की बात करें, यानी यूजेस की, तो जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वक्तन फवक्तन जैसे जैसे अल्कोहल के नाम आते रहेंगे तो मैं अल्कोहल के पर्टिकुलर यूज, खास यूज जो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से हमारा अल्कोहल हैंड हो गया, ठीक है। अब हमें क्लासिफिकेशन को कवर करना है, हमें प्रिपरेशन को कवर करना है, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शंस को कवर करना है। देन उसके बाद हमारा अल्कोहल एंड हो जाएगा। यानी अल्कोहल के चार टॉपिक्स हैं, जिनमें से अभी हमने पहला टॉपिक कवर किया है अपना। क्या है बच्चों? अब हम अल्कोहल के चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि अल्कोहल्स कितनी तरह के होते हैं। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, यानी कितने OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। जैसे एक ऐसे अल्कोहल्स होंगे जिनमें सिर्फ एक OH आता होगा, एक ऐसे अल्कोहल होंगे जिनमें दो OH आते होंगे, एक ऐसे अल्कोहल होंगे जिसमें दो से भी ज्यादा आते होंगे। तो टोटल तीन कैटेगरीज हैं। नंबर वन, मोनोहाइड्रिक। नंबर टू, डाइहाइड्रिक। नंबर थ्री, पॉलीहाइड्रिक। अच्छा, अगर आप पंजाब बोर्ड और केपी के बोर्ड की बात करते हैं, तो पंजाब बोर्ड और केपी के बोर्ड कहता है कि सिर्फ अल्कोहल की दो ही टाइप्स हैं, एक मोनोहाइड्रिक और दूसरी पॉलीहाइड्रिक, यानी एक ऐसे अल्कोहल्स जिनमें एक OH ग्रुप हो और एक ऐसे अल्कोहल जिसमें एक से ज्यादा OH हो। बट सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड ये कहते हैं कि अल्कोहल की तीन टाइप्स हैं। एक वो अल्कोहल है जिसमें एक OH है, एक वो अल्कोहल है जिसमें दो OH हैं, और एक वो अल्कोहल हैं जिनमें दो से ज्यादा OH हैं। खैर, तो मोनो का मतलब क्या हो गया? मोनो का मतलब हो गया एक OH। डाई का मतलब, डाईहाइड्रिक का मतलब दो OH, डाई का मतलब दो, और हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप। पॉली का मतलब
बहुत सारे, यानी 2 से भी ज्यादा OH ग्रुप। चले, अब जल्दी इनकी एग्जाम्पल कोड करते हैं। हम सिंपली एक कार्बन ले रहे हैं और एक कार्बन के साथ हम यहाँ क्या लगा देते हैं, OH ग्रुप। इस कार्बन को बैलेंस करें। ये कार्बन इस वक्त सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, वही यानी इसने अभी मजीद 3 बॉन्ड्स और बनाने हैं, तो हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इसी तरह से अगर हम डाईहाइड्रो की एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 कार्बन ले लेते हैं और दोनों कार्बन पर एक एक OH लगा देते हैं। अब ये डाईहाइड्रिक हो गया। इसे बैलेंस करें। पहला वाला कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एक नीचे और एक आगे, यानी 2 रह गए, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। दूसरा वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एक पीछे और एक नीचे, तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये भी बैलेंस हो गया। पॉलीहाइड्रिक इसका मतलब 2 से भी ज्यादा होंगे, तो 3 कर लेते हैं। अब इनके साथ मैंने हर एक ग्रुप के साथ एक एक OH लगा दिया। अब क्योंकि इस ग्रुप में 2 से ज्यादा OH है, इसलिए किसकी एग्जाम्पल में आएगा, पॉलीहाइड्रिक की एग्जाम्पल में आएगा। पहले वाले अगर आप कार्बन को देखें तो पहला वाला कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एक नीचे और एक आगे, तो 2 मजीद बनाएगा। दूसरा वाला कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, नीचे पीछे आगे, नीचे पीछे आगे, एक बचा सिर्फ। आखिरी वाला कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, नीचे और पीछे, तो 2 बना रहा है, 2 बच गए। तो एक मोनोहाइड्रिक की एग्जाम्पल हो गई, एक डाईहाइड्रिक की एग्जाम्पल हो गई और एक पॉलीहाइड्रिक की एग्जाम्पल हो गई। अब ये जो केमिकल हमने बनाया इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन की वजह से हम इसे कह रहे हैं मिथाइल, और OH की वजह से हम इसे कह रहे हैं एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल। अच्छा, मिथाइल एल्कोहल का जो आयोपिक नेम है वो क्या है, मीथानोल। मीथानोल अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, और पूरे नोमेनक्लेचर का चैप्टर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलें ये जो दूसरा वाला केमिकल है इसे हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल्स। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अच्छा, इस सिर्फ इसे हम इथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं कह रहे, याद रखिएगा कि जितने भी डाईहाइड्रिक हैं, जितने भी डाईहाइड्रिक हैं, सबको हम ग्लाइकॉल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, डाईहाइड्रिक कहें या डायोल्स कहें, इनको हम दोनों नाम देते हैं। तो डायोल्स या डाईहाइड्रिक्स को हम प्यार से ग्लाइकॉल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लाइकॉल का मतलब होता है स्वीट। तो अगर आप इनको टेस्ट करेंगे तो जितने भी डायोल्स हैं यानी डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं वो सब मीठे होते हैं, मीठे। तो क्योंकि मीठे होते हैं इसलिए हम इसे ग्रीक में क्या कहते हैं, डायोल्स। अच्छा, इथाइलिन ग्लाइकॉल तो इसका कॉमन नेम हो गया। अब हम इसका आयोपिक नेम लिखते हैं। देखें, एक OH पहले कार्बन पे है, एक OH दूसरे कार्बन पे, एक पहले पर है ना, एक पहले पर है और एक दूसरे पर है। तो नाम क्या रखें, 1,2। 1,2। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ईथ। बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, एन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। बट ई का मतलब होता है कि नाम खत्म हो गया, ई का मतलब एंड। बट एंड तो हुआ ही नहीं। क्यों? हमने एल्कोहल तो बताया ही नहीं। कितने एल्कोहल्स हैं भाई, 2 हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे डाई। और एल्कोहल के लिए हम लगाते हैं OL। इसी तरह से अगर हम इस केमिकल का नाम लिखना चाहें तो इस केमिकल का नाम होता है ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। अब अगर हम इसके कॉमन नेम की तरफ आए तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, देखें, एक OH पहले पर है, एक OH दूसरे पर है, एक OH तीसरे पर है, तो नाम क्या रखेंगे, 1,2,3। 3 को कहते हैं प्रॉप, बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। बट नाम तो नहीं खत्म हुआ तो ई हटाएं, और ई हटा के आप क्या लिखेंगे, ट्राई, क्योंकि 3 है तो ट्राई, और फिर ओ, ट्राई ओ। ये तो हमने एक जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ हम स्पेसिफिक रूल पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहली बात जो हमने की मिथाइल एल्कोहल की,
ठीक है, तो आपने इसके अदर नेम्स याद रखने हैं। सबसे पहली बात, इसके अदर नेम्स क्या हैं? सबसे पहला आपको पता है मीथानोल, और इसका दूसरा नाम क्या है? वुड स्प्रिट। इसे प्यार से क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट। अब आप इसे वुड स्प्रिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वुड की डिस्टिलेशन से प्रिपेयर होता है। प्रिपेयर फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ वुड, यानी वुड में हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। डिस्टिलेशन का प्रोसेस हमने ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिस्कस किया है। तो मैंने आपको बार बार कहा कि पहले आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर देखें और फिर उसके बाद आप इस चैप्टर की तरफ आइएगा। बहरहाल, तो मिथाइल एल्कोहल में आपने याद रखना है कि इसको हम मिथानोल या फिर वुड स्प्रिट भी कहते हैं। अब मिथाइल एल्कोहल का यूज क्या है? देखें, मिथाइल एल्कोहल को हम इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, हम इसे डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल के लिए इस्तेमाल करते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब एल्कोहल को खराब करने के लिए। ओ, एल्कोहल को खराब करने के लिए। असल में जब हम एल्कोहल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जो चर्सी होते हैं, चर्सी, वो कब्जा कर लेते हैं एल्कोहल के ट्रक पे, और शराब की बोतलें यानी अल्कोहल को लूट के ले जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? उस शराब के अंदर, यानी उस अल्कोहल के अंदर मिथाइल अल्कोहल मिक्स कर देते हैं। मिथाइल अल्कोहल को दर हकीकत हम प्यार से कच्ची शराब भी कहते हैं। क्यों कच्ची शराब क्यों कहते हैं? कच्ची शराब इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप मिथाइल अल्कोहल को पियेंगे, रात को पिए सुबह ऊपर, लेकिन इथाइल अल्कोहल को हम कहते हैं पक्की शराब। रात को पियेंगे, सुबह ऊपर नहीं। तकरीबन आपको टाइम लगेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिर ऊपर जाएंगे आप। अगर आपको ज्यादा जल्दी है, आप मिथाइल अल्कोहल पी लें। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इथाइल पिए। अब इथाइल अल्कोहल को अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लेबोरेटरी पर्पस के लिए, तो ज़ाहिर है वो स्मगल हो सकता है। ठीक है, स्मगल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल के अंदर जब भी हमें इथाइल अल्कोहल को ट्रांसपोर्ट करना होता है, हम उस इथाइल अल्कोहल के अंदर 10% क्या मिक्स कर देते हैं? मिथाइल अल्कोहल। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि अब जो अल्कोहल है ये शराब में इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये शराब जहरीली बन चुकी है। अब अगर इसे कोई पिएगा तो ज़ाहिर है वो मर जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल जो कि प्योरली शराब में इस्तेमाल होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह अगर लेके जाया जाए तो वो स्मगल हो जाता है। तो उसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए हम उसमें 10% मिथाइल अल्कोहल मिक्स कर देते हैं ताकि वो पीने के काबिल ना रहे। और इस तरह के अल्कोहल को हम कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। ठीक है, मिथाइलेटेड की एक कॉम्पोजिशन तो मैंने आपको बता दी कि 90% इसमें इथाइल अल्कोहल है, 10% इसमें मिथाइल अल्कोहल है। समहाउ एक जगह पे ये भी मेंशन है कि 85% इथाइल अल्कोहल है, 11% मिथाइल अल्कोहल है, और 4% जो है वो वाटर है। तो ये कॉम्पोजिशन भी आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हो। बहरहाल है। अच्छा, अब अगर आप बात करते हैं ग्लिसरीन की, तो ग्लिसरीन से रिलेटेड आपने क्या याद रखना है? सबसे पहली बात तो आपने याद रखना है कि भाई ग्लिसरॉल है। ठीक है, अच्छा। सबसे पहली बात कि इट्स द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ लिपिड, कंपोनेंट ऑफ लिपिड, यानी अगर चिकनाई बन रही है तो वो किससे मिलके बनेगी? ग्लिसरीन से। कौन सी चिकनाई? फैट और ऑयल्स। यहाँ हम वैक्सेस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम स्टेरॉइड्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम टर्पीन्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ फैट और ऑयल्स की बात करें। तो कोई भी फैट और ऑयल है वो ग्लिसरीन से मिले बगैर बन नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आप ग्लिसरीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा दें, नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3, नाइट्रिक एसिड से करा दें,
तो बनने वाले प्रोडक्ट को हम कहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। बनने वाले प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन का जो दूसरा नाम है वो है ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। अब नाइट्रोग्लिसरीन का यूज क्या है? देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन के दो इंपॉर्टेंट यूज हैं। सबसे पहली बात, अगर हम मेडिकल साइंसेज में देखें तो मेडिकल साइंसेज में ये एक ड्रग है, यानी कि मेडिसिन है, और यूज की जाती है एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए। एंजाइना क्या होता है कि जब हार्ट अटैक होने वाला होता है तो उससे पहले सीने में एक दर्द उठता है, जिसे हम प्री हार्ट अटैक कहते हैं। तो एंजाइना के ट्रीटमेंट में जो ड्रग इस्तेमाल की जाती है वो नाइट्रोग्लिसरीन है। एक यूज तो इसका ये हो गया। दूसरा इसका यूज ये है कि इससे डायनामाइट बनाया जाता है। इसका मतलब ये बारूद है, बारूद। हम्म। अच्छा। ये जो ग्लिसरीन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके नाइट्रोग्लिसरीन बनाएगी, तो इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं हम, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड, जो कि सिंपल क्लासिफिकेशन है, यानी मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, तो ये मैंने आपको प्रॉपर्ली क्लियर कर दिए। अब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी पहले तो हमने सिंपल एल्कोहल की क्लासिफिकेशन की है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की कितनी टाइप्स हैं? तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की कितनी टाइप्स हैं? तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी? 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल, और 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल, और इस तरह से 3 डिग्री या फिर टर्शरी एल्कोहल। चलें, सबसे पहला नाम लिखते हैं जल्दी से। 1 डिग्री एल्कोहल, या फिर हम इसे और क्या कहते हैं? प्राइमरी। ठीक है। अच्छा, अब देखें, 1 डिग्री प्राइमरी, 1 डिग्री सेकेंडरी, और 3 डिग्री, इनमें क्या डिफरेंस है? देखें, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं हम उसको? अल्फा कार्बन। या तो हम उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, या फिर हम उसे कहते हैं OH ग्रुप, यानी हाइड्रोक्साइल। एक तो नाम हो गया अल्फा कार्बन, दूसरा नाम क्या हो गया? हाइड्रोक्साइल बेयरिंग कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जिस पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर ये अल्फा कार्बन या हाइड्रोक्साइल बेयरिंग कार्बन एक कार्बन की चेन से अटैच हो तो हम इसे 1 डिग्री कहेंगे, दो कार्बन की चेन से अटैच हो तो 2 डिग्री कहेंगे, और अगर तीन कार्बन की चेन से अटैच हो तो हम इसे क्या कहेंगे? 3 डिग्री कहेंगे। जैसे देखिए, ये हो गया अल्फा कार्बन, इसी तरह से इसका ये हो गया अल्फा कार्बन, और इसी तरह से इसका ये हो गया अल्फा कार्बन। सबकी जल्दी जल्दी हम लेबलिंग कर देते हैं, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अब इसमें क्या होगा कि एक तरफ कार्बन की चेन होगी, यानी एक तरफ कार्बन की चेन लगा दी। यहाँ क्या होगा? सेकेंडरी में, यानी 2 डिग्री में दो तरफ कार्बन की चेन होगी, दो तरफ कार्बन की चेन लगा दी। टर्शरी यानी 3 डिग्री में क्या होगा? तीन तरफ कार्बन की चेन होगी, तो एक, दो, और ये तीन, तीनों तरफ कार्बन की चेन लगा दी। अब जल्दी से हम इसको बैलेंस कर देते हैं। ये कार्बन इस पर कितने बॉन्ड बना रहा है? एक, तो तीन और बनाएगा। ठीक है। बीच वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? दो, एक पीछे और एक आगे, तो दो बॉन्ड्स और बनाएगा। ये तो हो गया 1 डिग्री की एग्जाम्पल। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो पहला वाला कार्बन है वो सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, तो मजीद तीन बनाएगा। ऊपर वाला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, ये भी तीन बॉन्ड्स बनाएगा। जो बीच वाला कार्बन है वो तीन बॉन्ड्स बना रहा है, ऊपर, पीछे और आगे, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक बॉन्ड बना रहा है तो तीन हाइड्रोजन, ये भी एक बॉन्ड बना रहा है तो तीन हाइड्रोजन, ये भी एक बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ भी तीन हाइड्रोजन। लेकिन बीच वाला कार्बन क्योंकि पूरे चारों बॉन्ड्स बना रहा है, इसलिए हम उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। अब ये जो पहला केमिकल आपको नजर आ रहा है, इसे हम सिंपली क्या कहते हैं? इथाइल एल्कोहल। इसका नाम क्या है? इथाइल एल्कोहल। अच्छा,
ये जो कार्बन, ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3, तो हम इसे कहते हैं प्रोपाइल। तीन को क्या कहते हैं, प्रोपाइल, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइल एल्कोहल। अच्छा, अगर कंपाउंड की शेप इस तरह से हमें नजर आती है तो फिर हम उसके लिए खास वर्ड लगा देते हैं आइसो का, तो ये हो गया आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, आगे चलें। टर्सरी या 3 डिग्री का मतलब, इसमें देखें 1 2 3 4, तो 4 हैं, ये 3 डिग्री है यानी टर्सरी, तो हम इसे कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। 4 के लिए हम ब्यूटाइल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और फिर एल्कोहल। अब इसमें एक बात आपने क्या याद रखनी है, इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक। ये इस्तेमाल होता है किसके तौर पे, एंटीसेप्टिक के तौर पे। ठीक है, कितने परसेंट, 70%। 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज होता है किसके लिए, एंटीसेप्टिक के तौर पे। आपने सुना होगा एल्कोहल स्वाब, जब इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन से पहले हम उस जगह को एल्कोहल से साफ साफ करते हैं, तो वो जो एल्कोहल हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अच्छा देखिए, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की अप्लाइड नॉलेज पढ़ेंगे। ये नॉलेज आपके लिए एल्डिहाइड और कीटोन में बहुत काम आएगी। हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि एल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या 3 डिग्री है। अब आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, देखिए आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर आप अल्फा कार्बन ढूंढेंगे, फिर उसके बाद आप उसके साइड चेक करेंगे। इससे बेहतर ये है कि सिंपल आप क्या बात याद रखें कि इफ द पोजीशन इज 1, इफ द पोजीशन इज 1, देन इट्स 1 डिग्री। सिंपल। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1 पेंटानोल, 1 पेंटानोल क्या है, तो 1 पेंटानोल 1 डिग्री है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 ब्यूटानोल कौन है, तो सिंपल 1 ब्यूटानोल 1 डिग्री है। तो अगर अल्कोहल की पोजीशन 1 है तो आप आंख बंद करके बता देंगे वो स्ट्रक्चर 1 डिग्री ही है। अच्छा, एक तो आपको ये पहचान हो गई 1 डिग्री की। दूसरी पहचान क्या है, इफ एन प्रीफिक्स इज यूज्ड, ठीक है, और नो प्रीफिक्स इज यूज्ड, या तो वो प्रीफिक्स एन यूज कर रहा है या फिर वो कोई प्रीफिक्स यूज ही नहीं कर रहा, देन इट्स ऑल्सो 1 डिग्री। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं एन पेंटाइल अल्कोहल, एन पेंटाइल अल्कोहल क्या होगा, एन पेंटाइल अल्कोहल 1 डिग्री होगा। अगर मैं आपसे कहता कि प्रोपाइल अल्कोहल क्या है, तो प्रोपाइल अल्कोहल भी क्या होता, 1 डिग्री। क्यों, यहाँ पे प्रीफिक्स यूज नहीं की। जब प्रीफिक्स यूज नहीं करेगा तो इसका मतलब पोजीशन 1 है, और अगर वो एन यूज करेगा, एन का मतलब वो सीधा सीधा है। तो अगर पोजीशन 1 है तो भी वो 1 डिग्री है, अगर पोजीशन बताई नहीं है आपको तो भी वो 1 डिग्री है, अगर उसने एन लिख के दिया है तो भी वो 1 डिग्री है। अब 2 डिग्री कब होगा, इफ पोजीशन इज नॉट 1, अगर पोजीशन 1 नहीं है, चाहे कुछ भी है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, देन इट्स 2 डिग्री। तो फिर वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री। जैसे अगर मैं आपसे कहता कि 2 पेंटानोल, तो आप बोलो हाँ ये तो 2 डिग्री है। इसी तरह से अगर वो आपसे कहता 3 पेंटानोल, तब भी ये क्या है, ये 2 डिग्री है। अगर वो आपसे कहता 4 डिकनोल, पोजीशन तो 1 नहीं है, क्या है, 2 डिग्री। तो अगर पोजीशन 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी है, कुछ भी, तो आप सिंपल उसे क्या बोलेंगे कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है।
आगे चलिए, अगर उसने सेकेंडरी का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, इफ सेकेंडरी प्रीफिक्स इज यूज्ड, अगर उसने सेकेंडरी प्रीफिक्स का वर्ड यूज कर दिया तो भी वो 2 डिग्री है। या फिर उसने आइसोप्रोपाइल का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, बस आइसोप्रोप का, बस आइसो ब्यूट की बात नहीं हो रही, आइसो पेंट की बात नहीं हो रही, आइसो हेक्स की बात नहीं हो रही, आइसो हेप की बात नहीं हो रही, सिर्फ आइसो प्रोपाइल की बात हो रही है, सिर्फ आइसो प्रोपाइल। अगर वो आपको सेकेंडरी लिख के देगा या फिर वो आपको आइसो प्रोपाइल लिख के देगा, देखिए सेकेंडरी के साथ वो कुछ भी लिख सकता है, वो सेकेंडरी के साथ प्रोपाइल भी लिख सकता है, ब्यूटाइल भी लिख सकता है, पेंटाइल भी लिख सकता है, हेप्टाइल, वो कुछ भी लिख सकता है सेकेंडरी के साथ, वो 2 डिग्री है। और आइसो के साथ अगर वो प्रोपाइल लिख के देगा तो वो 2 डिग्री है, वरना फिर वो 2 डिग्री नहीं है। अगर आइसो पेंटाइल की बात करता है तो आइसो पेंटाइल 2 डिग्री नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें सिखा रहा हूं। तो इन केस वो आपसे कहता है कि भाई सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल, आप बोलेंगे हाँ 2 डिग्री है। वो आपसे कहता है आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आप बोलेंगे हाँ 2 डिग्री है। अब 3 डिग्री कब होगा? जब तक आपको ये डिग्रीज की पहचान नहीं होगी आप एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ ही नहीं सकते। अगर पोजीशन वन नहीं है, अगर पोजीशन वन नहीं है, इफ द पोजीशन ऑफ एल्कोहल इज नॉट वन, एक बात साथ साथ, पोजीशन इज सेम एज ब्रांच, अगर पोजीशन ब्रांच के बराबर है देन इट्स 3 डिग्री। जैसे मैं समझाता हूं आपको, वो आपसे कहता है 2 मिथाइल 2 पेंटानोल, चले एल्कोहल की पोजीशन क्या है भाई? 2 है। अच्छा, ब्रांच की पोजीशन भी क्या है? 2 है। ओ, ये 3 डिग्री है। अगर हम इसको ऐसे देखें, 2 मिथाइल 3 पेंटानोल, ठीक है, 2 मिथाइल 3 पेंटानोल, क्या ब्रांच और एल्कोहल की पोजीशन सेम है? ब्रांच की तो 2 है, एल्कोहल की 3 है। नहीं भाई, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो ये 3 डिग्री नहीं है, फिर ये 2 डिग्री है। समझ आ रही बात आपको? अगर पोजीशन ब्रांच की और एल्कोहल की सेम है तो ही वो 3 डिग्री है, वरना वो 3 डिग्री हरगिज नहीं है। तो काम को अब हम समराइज कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगर पोजीशन वन नहीं है, ठीक है, तो फिर वो 2 डिग्री है। अगर पोजीशन वन नहीं है और जो एल्कोहल की पोजीशन है वही ब्रांच की पोजीशन है तो वो 3 डिग्री है। अगर पोजीशन वन है तो वो 1 डिग्री है। सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। कंक्लूजन, एल्कोहल पहले पे लगा हुआ है, 1 डिग्री एल्कोहल है। एल्कोहल पहले पे नहीं लगा, चाहे कहीं भी लगा है यार, कहीं भी लगा है, वो 2 डिग्री है। एल्कोहल कहीं भी लगा है और ब्रांच भी वहीं लगी है तो वो 3 डिग्री है। बस ये समरी अगर आप याद रखेंगे तभी आप एल्डिहाइड और कीटोन के कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की तरफ जा सकते हैं, वरना आप एल्डिहाइड और कीटोन के कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की तरफ नहीं जा सकते भाई। आपको इन सारे रिएक्शंस को टिप्स पे रखना पड़ेगा। अगर आप इन शॉर्टकट्स को टिप पे नहीं रखेंगे तो आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। आप पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अब आपने देखना है 3 डेकेनोल, तो 3 डेकेनोल क्या है भाई? आप 3 डेकेनोल बनाओगे फिर जज करोगे? अबे भाई डायरेक्ट जज करो, 2 डिग्री है। आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को? अच्छा, अब हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ने जा रहे हैं। चलें भाई। अब हम ये देखेंगे कि आइसो और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है।
देखो भाई, सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि अल्फा कार्बन पर एक ब्रांच है, अल्फा कार्बन पर एक ब्रांच है। और आइसो का मतलब होता है सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच है। अल्फा कार्बन पर एक ब्रांच है, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच है। अल्फा पे एक ब्रांच है, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच है, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होगा, सेकंड लास्ट कार्बन पे सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच है, जबकि सेकेंडरी का मतलब क्या है, अल्फा कार्बन पर एक ब्रांच है। ओ भाई, ये डिफरेंस याद होना चाहिए। इतनी ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद ना, या तो आप ऑर्गेनिक के टीचर बन जाओगे या फिर आप तबाह हो जाओगे, दोनों में से एक काम होगा आपके साथ। अब अब सपोज सपोज बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि ये एक ही होता है, ठीक है, ये एक ही होता है। ये एक होता है, बट सिर्फ प्रोपाइल के केस में, बस सिर्फ और सिर्फ प्रोपाइल के केस में आइसो और सेकेंडरी एक दूसरे के बराबर है। बाकी किसी और केस में आइसो और सेकेंडरी एक दूसरे के बराबर नहीं है। चलो जरा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल बनाते हैं, थोड़ी देर पहले ही आया था आपके सामने। हम्म, देखिएगा जरा। थोड़ी देर पहले ही हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था। बहरहाल, इसको बैलेंस कर दें, तीन हाइड्रोजन। अब आप चीते हो चुके हैं बैलेंस करने में ना, इतनी मुश्किल आप बातें सीख रहे हो यार, आइसो सेकेंडरी, और आपको बैलेंस करना नहीं आता। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बैलेंस, आता होगा आपको बैलेंस करना। हाँ, अब अगर आप अल्फा कार्बन को देखें, इस वक्त अल्फा कार्बन को देखें, तो ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि जहां OH अटैच हो, जहां OH अटैच हो, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा कार्बन पर एक ब्रांच है? हाँ, अल्फा कार्बन पर एक ब्रांच है। तो क्योंकि अल्फा कार्बन पर एक ब्रांच है, इस वजह से आप इसे किसका नाम दोगे? सेकेंडरी। अब हम देखेंगे सेकंड लास्ट पे ब्रांच है या नहीं। ये लास्ट है, ये लास्ट है। ओ भाई, ये लास्ट है ना। ये कौन है? ये सेकंड लास्ट है। तो क्या सेकंड लास्ट पे ब्रांच है? हाँ, सेकंड लास्ट पे भी ब्रांच है। तो ये आइसो भी है। तो आइसो प्रोपाइल के केस में आइसो प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल सेम है। आइसो प्रोपाइल अल्कोहल और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल सेम है। तभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अगर सेकेंडरी के साथ साथ आइसो प्रोपाइल होगा, तब भी आप उसे 2 डिग्री कहोगे। वरना देखें, सेकेंडरी का मतलब तो 2 डिग्री होता है, लेकिन आइसो का मतलब हरगिज 2 डिग्री नहीं होता। लेकिन क्योंकि आइसो प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आइसो प्रोपाइल लिखा हो या सेकेंडरी प्रोपाइल लिखा हो, बात तो एक ही हुई। अब हम ये देखते हैं, क्या वाकई में हम सही कह रहे हैं कि कोई और बराबर नहीं होता? देखते हैं जरा। अब हम जरा पेंटेन की तरफ आते हैं। पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, 4 कार्बन लगा दिए सीधे सीधे, और एक कार्बन हमने यहां लगा दिया ताकि 5 हो जाए। हम्म, इसमें अल्फा कार्बन का है, ये रहा अल्फा कार्बन। बैलेंस कर दूं क्या? चले, 3 2 2 1 3। अल्फा कार्बन ये रहा। क्या अल्फा कार्बन पे ब्रांच है? ओ, अल्फा कार्बन पे तो ब्रांच है। हाँ, अल्फा कार्बन पे ब्रांच है। और अगर अल्फा कार्बन पे ब्रांच होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी। क्या कहते हैं? सेकेंडरी। यानी इसका नाम होगा सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। अच्छा, क्या सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल ही आइसो पेंटाइल अल्कोहल भी है? देखते हैं। आइसो वर्ड के मतलब होते हैं सेकेंड लास्ट, ये लास्ट है।
तो ये क्या होगा, ये सेकंड लास्ट होगा। क्या सेकंड लास्ट में ब्रांच, नहीं सेकंड लास्ट में तो ब्रांच ही नहीं है। ओहो, क्योंकि सेकंड लास्ट में ब्रांच ही नहीं है इसलिए आप सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल को आइसोपेंटाइल एल्कोहल नहीं कह सकते। अब आपको इतनी बात समझ आ गई कि सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल क्या है। अब जरा हम आइसोपेंटाइल एल्कोहल बनाते हैं, देखिएगा। चलें। हम्म। अल्फा, अल्फा कहाँ है, अल्फा कहाँ है, अल्फा, ये रहा अल्फा। जिसके साथ OH होता है उसे अल्फा कहते हैं ना, अल्फा कार्बन है ये। क्या अल्फा कार्बन पर ब्रांच है, नहीं अल्फा कार्बन पर ब्रांच ही नहीं है। तो अगर अल्फा कार्बन पे ब्रांच ही नहीं है, देखिए ना, ऊपर ना, ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, नो ब्रांच। अगर ब्रांच नहीं है तो अब आप इसे सेकेंडरी थोड़ी कह सकते हैं। लेकिन ये लास्ट कार्बन है और ये सेकंड लास्ट है। क्या सेकंड लास्ट पे ब्रांच है, हाँ सेकंड लास्ट पे तो ब्रांच है। तो क्योंकि सेकंड लास्ट पे ब्रांच है इसलिए इसे आइसो तो कह सकते हैं, लेकिन इसे सेकेंडरी नहीं कह सकते। तो आइसो पेंटाइल एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री नहीं है। देखिए काम को समराइज फॉर्म में याद लाजमी रखना है आपने। सिंपल सा रूल है, अगर पोजीशन 1, अभी बताया थोड़ी देर पहले, अगर पोजीशन 1, हाँ भाई 1 डिग्री, अगर पोजीशन 1 नहीं है तो 2 डिग्री। 1 नहीं होने का मतलब 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले आओ। अगर पोजीशन 1 नहीं है और पोजीशन ऑफ एल्कोहल एंड पोजीशन ऑफ ब्रांच इक्वल है, एक है, यानी OH भी 2 पे लगा हुआ है, ब्रांच भी 2 पे लगी हुई है, OH भी 3 पे, ब्रांच भी 3 पे, OH भी 5 पे, ब्रांच भी 5 पे, तो आप इसे कहेंगे 3 डिग्री। तो एक तो सिंपल रिकॉग्नाइज करने का मेथड ये हो गया, अगर एल्कोहल 1 पे लगा हुआ है 1 डिग्री, अगर एल्कोहल 1 पे नहीं लगा हुआ तो 2 डिग्री, अगर अगर एल्कोहल 1 पे नहीं है, कहीं पर भी है और ब्रांच भी वहीं पर है, तो आप उसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। सुनिए आगे, अगर कहीं पे प्राइमरी का वर्ड लगाओ तो आपको तो इतनी बात पता है, प्राइमरी को तो कहते ही 1 डिग्री है, तो फिर तो आंख बंद करके लगा दो 1 डिग्री है भाई। अगर कहीं सेकेंडरी लिखा हो, आपको पता है सेकेंडरी को कहते ही 2 डिग्री, आंख बंद करके लगा दो 2 डिग्री। अगर कहीं लिखा हो टर्शरी तो आंख बंद करके लगा दो 3 डिग्री, क्योंकि हमें अभी तो पढ़ा प्राइमरी को 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री कहते हैं, टर्शरी को 3 डिग्री कहते हैं। आगे सुनिए, एक तो ये सिस्टम याद रखना है, एक ये सिस्टम याद रखना है, एक बात आपने और याद रखनी है, क्या, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बराबर है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल के। बस ये एक एक्सेप्शन है, बाकी कोई आइसो किसी सेकेंडरी के बराबर नहीं होता। अब जिस तरह से आपने आइसो और सेकेंडरी का डिफरेंस देखा, अब मैं आपको न्यू और टर्शरी का डिफरेंस भी दिखाऊंगा। अच्छा देखें, न्यू का मतलब क्या है, न्यू का मतलब है सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक नहीं, दो दो ब्रांचेस, दो ब्रांचेस। हम्म, आइसो का मतलब था एक ब्रांच, न्यू का मतलब है 2 ब्रांच, टर्शरी का मतलब अल्फा कार्बन पर, अल्फा अल्फा कार्बन पर 2 ब्रांचेस। अब सिर्फ एक ही केस है, एक ही केस, जिस तरह से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल के बराबर था, बिल्कुल इसी तरह टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल
न्यू ब्यूटाइल एल्कोहल के बराबर है। बस सिर्फ एक ही केस है, इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो। ट्रस्ट मी। चलें भाई, अब हम जरा जल्दी से टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखें इस तरह का शेप आता है। तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4, और फिर ये एल्कोहल बनाना है तो हमने OH लगा दिया। तो जरा जल्दी से बैलेंस कर देते हैं। CH3, 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 और यहाँ पे कोई CH3 की जरूरत नहीं है। अच्छा अब देखें, जिस कार्बन के साथ OH होता है इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ठीक है। क्या अल्फा कार्बन पर दो ब्रांचेस हैं? हाँ, एक एरी, एक एरी, दो ही ब्रांचेस हैं। ठीक है। चेन्स तीन है, 1, 2, 3, तीन तरफ, तीनों तीनों डायरेक्शन में कार्बन है। तो अल्फा कार्बन पे दो दो ब्रांचेस हैं। यस, इसके पास दो ब्रांचेस हैं, और दो ब्रांचेस होने की वजह से, हाँ ये न्यू है, ये न्यू है। सॉरी टर्शरी है, सॉरी टर्शरी, दो ब्रांचेस होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्शरी। अब हम देखेंगे क्या सेकंड लास्ट कार्बन पे भी दो ब्रांचेस हैं? तो ये लास्ट है, ऐसे ही है, और ये सेकंड लास्ट हुआ। फिर अगर ये लास्ट है तो ये सेकंड लास्ट हुआ, और सेकंड लास्ट पे हाँ एक ब्रांच, सेकंड लास्ट पे हाँ दूसरी ब्रांच। ओ हो, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पर दो ब्रांचेस हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये न्यू भी है, ये टर्शरी भी है, ये न्यू भी है। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक ही केस है जिसमें टर्शरी और न्यू बराबर होते हैं, वो कौन सा है? ब्यूटाइल का। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल सेम है, बट हर टर्शरी और न्यू सेम नहीं है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि हेप्टाइल ले लेते हैं, चलें। ठीक है, एक दफा मैं आपसे कहता हूं कि टर्शरी, बल्कि हेक्साइल कर लें, हेप्टाइल बहुत बड़ा हो जाएगा स्ट्रक्चर। टर्शरी हेक्साइल अल्कोहल, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, और न्यू हेक्साइल अल्कोहल, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। चलें भाई, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन। तो हम ड्रॉ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और मैंने लगा दिया OH। ठीक है, जिस कार्बन के साथ OH होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन के साथ OH है ना, तो ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के ऊपर भी आपको ब्रांच नजर आ रही है, अल्फा कार्बन के नीचे भी आपको ब्रांच नजर आ रही है। यस, इट्स टर्शरी। ठीक है, ये टर्शरी है, ये 3 डिग्री है। मैंने इसमें हाइड्रोजन लगाऊं? हाइड्रोजन जरूरत नहीं है वैसे, आपने तो कॉन्सेप्ट समझना है ना। चलें, फिर भी मैंने लगा दिए, ये लीजिए। अच्छा अब जरा न्यू को देखें। न्यू का मतलब है सेकंड लास्ट पे हो। तो हम दोबारा 6 कार्बन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और OH। अब देखें जरा, बैलेंस कर दें? चले बैलेंस भी कर देते हैं। अब देखिएगा, ये अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा कार्बन के ऊपर और नीचे दो ब्रांचेस हैं? नहीं, ब्रांचेस तो नहीं है। इसका मतलब ये टर्शरी तो नहीं हुआ। लेकिन क्या सेकंड लास्ट कार्बन पे है? ये लास्ट कार्बन है, तो ये कौन सा होगा? सेकंड लास्ट होगा। ठीक है, लास्ट और उससे पहले वाला सेकंड लास्ट होता है। ये हो गई एक ब्रांच, ये हो गई दूसरी ब्रांच। हाँ, क्योंकि सेकंड लास्ट में दो ब्रांचेस हैं, तो ये न्यू है। तो देख रहे हैं आप, फर्क है, फर्क है। तो टर्शरी हेक्साइल अल्कोहल इज 3 डिग्री, बट न्यू हेक्साइल अल्कोहल 3 डिग्री नहीं है। ठीक है, 3 डिग्री के लिए शर्त ये होती है कि अल्फा कार्बन तीन तरफ जुड़ा हुआ हो। तो अल्फा कार्बन तो सिर्फ एक ही तरफ जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन ऊपर थोड़ी जुड़ा हुआ है, नीचे थोड़ी जुड़ा हुआ है। तो ये 3 डिग्री नहीं है भाई, ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है। इसको देखें, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है वो पीछे भी जुड़ा हुआ है, ऊपर भी जुड़ा हुआ है, नीचे भी जुड़ा हुआ है। हाँ, ये 3 डिग्री है। तो आप टर्शरी को तो 3 डिग्री बोलेंगे, लेकिन आप न्यू को 3 डिग्री नहीं बोलेंगे।
समझ आ रही है बात? सिर्फ ब्यूटाइल के केस में दोनों बराबर हैं और किसी केस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि 1 डिग्री को कैसे पहचानते हैं, 2 डिग्री को कैसे पहचानते हैं, 3 डिग्री को कैसे पहचानते हैं। पोजीशन 1 है वो 1 डिग्री है, पोजीशन 1 नहीं है वो 1 डिग्री नहीं है, वो 2 डिग्री है। पोजीशन 1 नहीं है, जो एल्कोहल की पोजीशन है वही ब्रांच की पोजीशन है, वो 3 डिग्री है। सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल। दूसरी बात, अगर सेकेंडरी लिखा हुआ है 2 डिग्री है, ठीक है। अगर प्राइमरी लिखा हुआ है 1 डिग्री है, अगर टर्सरी लिखा हुआ है 3 डिग्री है, क्योंकि 1 डिग्री का दूसरा नाम प्राइमरी है, 2 डिग्री का दूसरा नाम सेकेंडरी है, 3 डिग्री का दूसरा नाम जो है वो टर्सरी है। याद रखना है आपको ये सब बातें, ठीक है। और क्या याद रखना है कि आइसोपाइल अल्कोहल और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल सेम होते हैं। इसी तरह से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल सेम होते हैं। यहां पर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल हर तरह से एंड हो गई और आपको क्लासिफिकेशन में ग्रिप अब होनी चाहिए। अब हम इंशाल्लाह प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे।